कबीर, आर्यन और रिया तीनों ही पुराने कॉलेज फ्रेंड्स थे। एक दिन तीनों ने मुंबई की थका देने वाली लाइफ से ब्रेक लेने का सोचा। प्लान काफी सिंपल था। वीकेंड पे सिटी के बाहर किसी सुनसान जगह पर साथ में टाइम स्पेंड करना। आर्यन का अभी अभी एक बड़ी एमएनसी में प्रमोशन हुआ था, तो सेलिब्रेशन का भी एक रीजन मिल गया था उन्हें। अगली ही रात तीनों अपनी कार में वहां के लिए रवाना हो गए। एक पुराने हाईवे पर गाड़ी में म्यूजिक चलाते हुए तीनों अपने सफर का मजा ले रहे थे। बस ठंडी हवा, पुरानी यादें और छोटी मोटी मस्ती। उस वक्त रात के करीब 12 बज रहे थे। तभी एक टनल आया, लंबा, पुराना और अंधेरे से भरा हुआ। कबीर, जो गाड़ी चला रहा था, उसने एक्सेलरेटर को थोड़ा और दबा दिया ताकि टनल को जल्द से जल्द पार किया जा सके। टनल के अंदर कुछ दूरी पर लाइट्स लगी थी। कुछ देर तक तो सब ठीक था, लेकिन फिर अचानक एक औरत रोड के बीच में खड़ी थी। कबीर ने ब्रेक मारा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। गाड़ी उस औरत से टकरा गई। फिर वहां पर एकदम सन्नाटा हो गया था। कबीर कुछ सेकंड्स तक तो स्टीयरिंग पे ही जमा रहा। फिर रिया चिल्लाई, कार रोक! और तीनों पैनिक में कार से बाहर निकले। लेकिन ना रोड पे कुछ था, ना ही टनल के किसी कॉर्नर में कुछ था, तो सिर्फ एक अजीब भयानक सन्नाटा। आर्यन टॉर्च लेकर टनल के अंदर कुछ दूर तक गया, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। वहां सिर्फ ठंडी हवा थी, जो हड्डियों के आर पार उतरकर अंदर तक कपा देने वाली थी। कबीर ने रिया से कहा, मुझे यकीन है मैंने किसी को देखा था, गाड़ी टकराई थी। रिया ने उसे संभालते हुए कहा, तुम शांत हो जाओ पहले। टनल के अंधेरे में कभी कभी आंखों का धोखा भी हो सकता है। तीनों किसी तरह टनल से बाहर आ गए। कुछ देर बाद ही सुनसान हाईवे के किनारे पर एक खुला स्पॉट आया, जहां रोड के दोनों तरफ झाड़ियां थीं और एक टूटी बेंच पड़ी हुई थी। वहीं पर कबीर ने अपने कार को साइड में रोका। एक गहरी सांस लेते हुए रिया की तरफ देखा और बोला, प्रमोशन सेलिब्रेशन तो बनता है। कबीर ने डिक्की खोली और उसमें से एक छोटा चॉकलेट केक बाहर निकाला। रिया और आर्यन दोनों ये देखकर सरप्राइज थे। उसने केक टेबल पर रखा और चाकू रिया की तरफ बढ़ाया। रिया ने थोड़ा हिचकते हुए चाकू को पकड़ा और जैसे ही केक कट करने वाली थी, तभी वो एकदम से वहीं जम गई। हाथ हवा में ही रुक गए। आंखें पूरी तरह फटी की फटी थी, जैसे स्टैचू बन गई हो। कबीर ने झटका दिया, रिया। नो रिस्पॉन्स। आर्यन भी ये सब देखकर शॉक में आ गया। तभी कबीर ने गाड़ी के साइड मिरर में देखा और एक पल को जैसे उसकी सांस अटक सी गई। रिया के बिल्कुल पीछे वही औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, सफेद आंखें और जला हुआ, झुलसा हुआ चेहरा, जिसे देख किसी की भी रूह कांप जाए। उस औरत के आसपास हल्का धुआं सा फैल रहा था। वो रिया के ठीक पीछे खड़ी थी, मगर किसी ने उसे देखा नहीं। सिर्फ साइड मिरर में उसकी डरावनी परछाई दिख रही थी। अगले ही पल वो औरत वहां से गायब हो चुकी थी और रिया भी नॉर्मल हो गई। लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कबीर और आर्यन ने भी उसे ज्यादा कुछ नहीं बताया। वो सीन ऑलरेडी उन दोनों के लिए ट्रॉमा बन चुका था। कुछ देर बाद तीनों एक जंगल के किनारे पर बने एक प्राइवेट कैबिन में रुक गए। रात के ठीक 3 बजे आर्यन की चिल्लाहट से सब उठ गए।
वो मुझे खींच रहा है। बेड के नीचे कोई है। कबीर और रिया दोनों एक झटके में उठ बैठे। कबीर ने फौरन टॉर्च उठाया। उसी पल रिया ने कमरे की लाइट जला दी और दोनों ने देखा कि आर्यन का पैर सच में बेड के नीचे खींचता जा रहा था, जैसे किसी ने उसे पकड़ा हो। लेकिन जब उन्होंने झुककर नीचे देखा तो वहां कुछ भी नहीं था, बस एक पुरानी जंग लगी पीतल की घंटी जिस पर कुछ गाढ़े लाल धब्बे थे, जैसे कहीं पुराना सूखा हुआ खून लगा हो। उस रात तीनों में से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई अलग कमरे में सोए। सब एक ही जगह दुबक कर बैठे रहे। अगले दिन सब वहां से निकल पड़े। रिया बाहर से तो बिल्कुल काम दिख रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर बुरी तरह डिस्टर्ब्ड थी। रिया के घर के आईने में कभी कभी एक परछाई नजर आती है। कबीर और आर्यन जबरदस्ती नॉर्मल बिहेव कर रहे थे, हंसने बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तीनों की आंखों में एक बात साफ थी। कुछ ऐसा उनके साथ हो चुका था जो किसी भी लॉजिक या एक्सप्लेनेशन के बाहर था। घंटी बजती है और आवाज आती है, मैं यही हूं।